हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। इस मॉडल टेस्ट में पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पहले भी काफ़ी सारे मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम देखिए अभी बहुत पास आ गई है, तो आप अपना स्कोर देखेंगे कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उनको आप बार बार देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के पीछे उसकी डिटेल भी बताई है आपको। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगा या बनावली? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो वो व्यापारिक केंद्र था लोथल, जो कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है लोथल, गुजरात में लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर क्या था कि यहाँ एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, बहुत बड़ा बंदरगाह था, उसके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है गुजरात में, यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ये प्रमाण प्राप्त होता है कि यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक केंद्र था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में सभा और समिति का कार्य क्या था? तो देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति जो थी ना, वो सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेती थी। सभा और समिति ये क्या होती थी? सभा जो थी ना, सभा बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल होते थे। सभा में इसमें बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। बुजुर्ग और प्रतिष्ठित जितने भी व्यक्ति थे ना, वो सब शामिल होते थे सभा में। और समिति में जो शामिल होते थे, समिति में सामान्य जनता भाग लेती थी समिति में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सामान्य जनता किस में भाग लेती थी, सभा में या समिति में? तो समिति जो थी वो सामान्य जनता के लिए थी, सभा थी वो बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए एक सभा थी। इसका कार्य राजा के प्रशासनिक और सामाजिक निर्णयों में सहायता करना था। इनका महत्वपूर्ण कार्य सभा और समिति का, तो सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेना सभा और समिति का प्रमुख कार्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में सर्वप्रथम गणराज्य प्रणाली कहाँ पाई गई? तो महाजनपद में पद में सबसे पहले अगर गणराज्य प्रणाली देखें तो वो वज्जी महाजनपद में पाई गई थी। वज्जी महाजनपद गणराज्य प्रणाली इसमें प्रचलित थी। यहाँ जो सत्ता का संचालन है वो एक परिषद के माध्यम से हुआ करता था। और ये प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल के लोकतांत्रिक विचारों का एक प्रमाण है। तो वज्जी महाजनपद है वो लोकतांत्रिक विचारों का अगर पहला ही बार प्रमाण देखें तो वज्जी महाजनपद से ही प्राप्त होता है। वज्जी महाजनपद है, इसमें लिच्छवी वंश के लिए ये प्रसिद्ध था। वज्जी महाजनपद कौन से वंश के लिए? लिच्छवी वंश के लिए प्रसिद्ध था वज्जी महाजनपद, और प्राचीन भारत का एक गणराज्य था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वज्जी महाजनपद सर्वप्रथम जो गणराज्य प्रणाली प्राप्त हुई वज्जी महाजनपद से प्राप्त हुई। प्रमुख गणराज्य था भारत का, प्रमुख गणराज्य वज्जी महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय सम्राट ने अपने दूतों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था? तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसने विदेश भेजा प्रचारकों को, वो थे अशोक। अशोक महान शासक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, म्यांमार और जो दक्षिण पूर्व एशिया के भाग थे वहाँ पर अपने दूत भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसको भेजा था? अशोक के पुत्र थे कौन? महेंद्र अशोक के पुत्र थे, और इनकी पुत्री थी कौन? संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। अपने पुत्र और पुत्री दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया। पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। अशोक की ये नीति जो थी वो बृहत्तर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार का एक आधार बनी थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके पश्चात एकदम से अपनी जो युद्ध नीति थी उसको त्याग दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।
और फिर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने जो पुत्र और पुत्री इनके दूत थे इनको भेजा था श्रीलंका और विदेश भेजा था। तो ये अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में प्रांतों को आहार कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? आहार। जो साम्राज्य है वो प्रांतों में विभाजित होता था और जिसको क्या कहते थे? आहार कहते थे। तो प्रत्येक आहार का प्रबंध एक कौन करता था? स्थानीय प्रशासक करता था। स्थानीय प्रशासक को क्या कहते थे? राजुक कहते थे। तो ये भी ध्यान में रखना है। जो प्रत्येक आहार मतलब प्रांत को आहार में डिवाइड किया गया और प्रत्येक आहार का जो प्रबंधक था वो स्थानीय प्रशासक था, उसको राजुक कहते थे। और जो प्रांतों का प्रमुख होता था वो राजकुमार या होता था, यानी कुमार होता था, या फिर हम उसे अमात्य भी कहते थे। अमात्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा गया। अमात्य किसे कहा गया? तो जो प्रांतों का प्रमुख था ना उसे अमात्य कहा गया। जो राजा का था प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था अमात्य। तो आहार कहा जाता था प्रांतों को, और प्रांतों के जो प्रबंधक थे उनको कहा जाता था राजुक, और जो प्रांतों का प्रमुख होता था वो कहलाता था अमात्य। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में किस चिकित्सा ग्रंथ की रचना हुई? तो देखिए गुप्त काल में चिकित्सा ग्रंथ किसकी? अष्टांग हृदय की रचना गुप्त काल में हुई थी। अष्टांग हृदय की रचना की गई थी। किसने की थी अष्टांग हृदय की रचना? तो वाग्भट के द्वारा अष्टांग हृदय की रचना की गई थी। वाग्भट के द्वारा इन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की थी, जो कि क्या है? आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये अष्टांग हृदय। इसमें क्या है? चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, औषधि, इन सब का विवरण प्राप्त होता है। तो आयुर्वेद ही क्या है? इसमें आयुर्वेद में ही तो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, औषधियों, इन सब का विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। कौन? 8 अंग मतलब अष्टांग आयुर्वेद पर आधारित है ये अष्टांग हृदय। तो 8 इसमें क्या बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए हैं। अष्टांग आयुर्वेद किसका भाग है? आयुर्वेद का भाग है। किसके द्वारा रचित है? वाग्भट के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संतों द्वारा उपदेशों को प्रचारित करने का मुख्य माध्यम क्या था? तो सूफी संतों को प्रचारित करने का मुख्य माध्यम क्या कहलाता था? तो कव्वाली और लोकगीत जो हैं वो सूफी संतों के जो उपदेश थे उनको प्रसारित करते थे। कव्वाली के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा सूफी संत अपने जो उपदेश थे वो पहुंचाते थे। कव्वाली क्या है? एक सूफी संगीत कला है, सूफी संगीत की शैली है कव्वाली। सभी ने सुनी होगी। सूफी संगीत की एक शैली है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को व्यक्त करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कव्वाली का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, कव्वाली का माध्यम क्या है, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम क्या है, ईश्वर को अपनी बातें पहुंचाने का माध्यम। तो कव्वाली है किसमें? सूफी संत में। वो अपने ईश्वर के प्रति जो भी प्रेम भाव या फिर भक्ति होती है उसको कव्वाली के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये सरल और भावात्मक होती है और आम लोग आसानी से इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि सुनने में बहुत ही प्रभावित लगती है। तो कव्वाली और लोकगीतों के माध्यम से सूफी संत अपने उपदेशों को प्रसारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कौन सी कर व्यवस्था लागू की गई थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो प्रमुख जो व्यवस्था लागू की गई, महालवाड़ी भी की गई थी, जमींदारी भी की गई थी और रैयतवाड़ी भी। तीनों प्रथाएं हैं वो ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई थी। अभी जमींदारी प्रथा क्या थी? तो जमींदारी प्रथा में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सबसे पहले लागू हुई थी और इसमें क्या था कि जमींदार किसानों से कर वसूलते थे। तो ये पॉइंट याद रखना है, जमींदार थे वो किसानों से कर वसूलते थे। जमींदार किसानों से कर वसूलते थे। कौन सी? जमींदारी प्रथा में। और इसमें कहाँ पर ये सर्वप्रथम लागू हुई थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ ये लागू हुई थी। और इसमें लोग क्या करते थे? जमींदार लोग थे वो किसानों से कर वसूलते थे। वहीं अगर हम देखें कौन सी महालवाड़ी प्रथा, तो महालवाड़ी प्रथा जो है वो उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू हुई थी, जैसे कि पंजाब में लागू हुई थी। पंजाब
और इसमें क्या होता था कि गांव की जो संपूर्ण भूमि थी ना उस पर कर लगाया गया था इसमें। तो ये महालवाड़ी प्रथा थी जो पूरी भूमि, गांव की संपूर्ण भूमि पर कर लगाया जाता था। पंजाब में ये लागू हुई थी, या वैसे भी पूछे तो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था वहाँ पर लागू हुई थी। वहीं रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा जो लागू हुई थी वो मद्रास और बॉम्बे में सबसे पहले लागू हुई थी, मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे में जिसमें क्या होता था, किसान सीधे सरकार को कर चुकाते थे। इसमें कोई माध्यम नहीं था, सीधा जो किसान थे वो सरकार को कर चुकाते थे। तो रैयतवाड़ी प्रथा ये थी। महालवाड़ी मैंने आपको बताया था कि ये पंजाब में लागू हुई थी और इस पर संपूर्ण भूमि पर कर लगाया जाता था। जमींदारी प्रथा जो लागू हुई थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुई थी। इसमें जमींदार हैं वो किसानों से कर लेते थे और रैयतवाड़ी में सीधे किसान सरकार को कर चुकाते थे। तो दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार सबसे पहले कहाँ किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने धर्म का जो प्रचार सबसे पहले किया था वो किया था अमेरिका में। अमेरिका मतलब शिकागो। शिकागो में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार किया था। शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, 1893 में, जिसमें शिकागो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। जो विश्व धर्म संसद ने में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो भारतीय पुनर्जागरण और आध्यात्मिक जागृति के समाज सुधारक थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का भारतीय पुनर्जागरण में, आध्यात्मिक जागृति में बहुत बड़ा योगदान है। इस धर्म संसद में उन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म की उदारता और सार्वभौमिकता पर इन्होंने प्रकाश डाला था। और स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही सहज और अच्छे व्यक्तित्व थे। तो शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था अमेरिका में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और क्यों किया गया? तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1934 में समाजवादी विचारधारा के प्रसार के लिए ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो 1934 में ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये 1934 में ये सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, जिसमें बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था। तो समाजवादी विचारों के प्रसार के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य में जिला कलेक्टर या जिलाधीश से संबंधित हैं? तो देखिए, जो कार्य हैं वो जिला कलेक्टर और या जिलाधीश से संबंधित हैं। कौन कौन से कार्य हैं? तो इसमें कार्य अगर देखें तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय करना, एक में नहीं आ रहा, जिला प्रशासन और सामाजिक राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना। तो बिल्कुल ये ही इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जिले की संचालित विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, ये भी जिला कलेक्टर का या जिलाधीश का कार्य है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल जिले में कानून व्यवस्था जिला कलेक्टर के द्वारा स्थापित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी में तो देखिए, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य जिला कलेक्टर या जिलाधीश के होते हैं। वो विकास की परियोजनाओं में निगरानी रखता है, राज्य प्रशासन राज्य सरकार में समन्वय करता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, और स्थानीय जो स्वशासन के निकाय हैं उनमें चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो की जाती है उस पर ये अपने कानून स्थापित करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग निम्नलिखित में से किसके पास है या था, आप कह सकते हैं। तो देखिए, जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें खाद्य और कृषि विभाग के जो मंत्री थे, खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको खाद्य और कृषि विभाग का मंत्रिमंडल सौंपा गया था। और इसमें और कौन कौन से सदस्य थे? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय के सदस्य कौन थे? बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय सौंपा गया था। खाद्य और
जो कृषि है वो राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। उद्योग और आपूर्ति ऋषि राजगोपालाचारी को सौंपा गया था। और अब्दुल कलाम आज़ाद हैं उनको सौंपा गया था शिक्षा व कला। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो देखिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है ना उसके द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन के लिए इस आयोग का गठन करता है। जो उसी राज्य का राज्यपाल होता है वो इसमें वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इसकी स्थापना करते हैं। प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल हैं वो 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है आपको। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए संसद द्वारा जो विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद होता है, तो अनुच्छेद कौन सा 249 है। उसके तहत क्या होता है कि जो राज्य सूची के विषय हैं वो राष्ट्रीय हित के संबंध में जो है विषय हैं उन पर विषय बनाने की शक्ति किसके, संसद की शक्ति होती है। तो ये ही क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद, 249 ये शक्ति प्रदान करता है। 245 क्या करता है, तो संसद द्वारा और राज्यों की विधानमंडलों द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं उनका विस्तार करता है 245। 246 क्या करता है, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई विधि है विधियों की विषय वस्तु आधारित होती है 246 में। और 248 में क्या होता है, इसमें अवशिष्ट विधिक शक्तियाँ होती हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवशिष्ट विधिक शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में होती हैं, तो 248 जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो 248 अनुच्छेद में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और 249 मैंने आपको बता ही दिया है। तो सभी अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसके माध्यम से। तो देखिए जो बाल श्रम को निषिद्ध घोषित किया गया है वो किया गया है कौन से, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के द्वारा इसका निषिद्ध किया गया है। तो देखिए इसमें बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा भी इसमें किया गया है। दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तीनों के ही द्वारा इस पर निषिद्ध किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 3 व 6 ये बात करता है कि जो बाल श्रम उसको रोका जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है इसमें जोखिम भरे उद्योग और बाल श्रम को जो उपयोग है वो निषिद्ध किया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 जो है भारतीय संविधान को वो इस पर जो है बाल श्रम को निषिद्ध घोषित करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 3 और 6 मैंने आपको बताया इसकी बात करता है। वहीं MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं वो जोखिम भरे बाल श्रम से निषिद्ध, उसको घोषित किया गया कि बालकों को जोखिम भरे बाल श्रम से निषिद्ध किया है। कौन सा मामला, तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा भी बाल श्रम निषिद्ध घोषित किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपभोग सर्वत्र निषिद्ध है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो देखिए भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य अगर हम देखें तो 42वां संविधान संशोधन 1970 मैं लिख देती हूँ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा मूल कर्तव्य
का समावेश किया गया था भारतीय संविधान में। और तो इसमें क्या था, इसमें टोटल हम देखें तो कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 11 मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, तो नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना नहीं, ये मौलिक अधिकार मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना और उसे बनाए रखना, बिल्कुल ये मूल कर्तव्यों में शामिल है। जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का संत्याग करना, बिल्कुल ये भी मूल कर्तव्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हम इसका देखें तो 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो भारतीय संविधान का कौन सा है, तो ये है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, या फिर हम इसे कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों के अलावा गैर नागरिकों को भी ये प्राप्त है। अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या है, मौलिक अधिकार है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार। ये जो अधिकार है वो भारतीय संविधान द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों को नहीं, इसके साथ ही गैर नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधानों का उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो संविधान के उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास का सामना करने से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो देखिए, जो भारतीय संविधान के प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। वो कौन थे, इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वीपी सिंह थे या मोरारजी देसाई थे। बिल्कुल मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था 1977 में, तो ये भी ध्यान में रखना है। और इन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा सदस्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस तरह निर्धारित किया गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा सदस्यों का निर्धारण है वो किस आधार पर निर्धारित किया गया था। तो इसमें टोटल अगर देखें तो 1946 में ये निर्धारण हुआ था। 1946 में ये कैबिनेट मिशन योजना आई थी और इसमें संविधान सभा में टोटल अगर हम देखें तो 389 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। 89 सदस्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश प्रांत से अगर देखें तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने 292 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों से कितने थे, 93 प्रतिनिधि। और मुख्य कमिश्नरी से देखें तो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो इसमें ये तीनों ही सही उत्तर हो जाएगा। टोटल कितने थे, तो टोटल थे 389 प्रतिनिधि थे। 292 थे ब्रिटिश प्रांतों से, 93 थे देसी रियासतों से और 4 थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो देखिए, ये कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, तो 4 माह के लिए रह सकता है, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए। तो 6 माह के लिए वो अपने इस पद पर रह सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, कौन सा अनुच्छेद 164 के तहत कोई भी मंत्री जो है वो 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो ये इसमें कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, 164 अनुच्छेद के तहत कितने समय तक रह सकता है, 6 माह तक वो इस पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर वो सदस्य नहीं है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, वैश्विक तापन के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। इसका जो वैश्विक तापन शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था वेल ब्रेकर के द्वारा। इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वैश्विक तापन शब्द का प्रयोग।
कब किया गया था? 1975 में इसका प्रयोग किया गया था वेल ब्रेकर के द्वारा। वैश्विक तापन शब्द का, देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आप सोचेंगे साइंस का है, नहीं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो वैश्विक तापन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वेल ब्रेकर के द्वारा किया गया था। और वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? ऑक्सीजन उत्तरदायी नहीं है, बाकी ये जो सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी इसमें जिम्मेदार हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस माह में होती है? तो पृथ्वी की जो अपसौर की स्थिति है वो होती है कब? 4 जुलाई को पृथ्वी की अपसौर की स्थिति बनती है। जुलाई आ गया, और एग्जैक्ट अगर पूछे तो 4 जुलाई को पृथ्वी की अपसौर की स्थिति बनती है। और 3 जनवरी जो है वो उपसौर बनता है। 3 जनवरी को क्या बनता है? उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर। तो ये अपसौर और उपसौर दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। अपसौर क्या होता है? इसके दौरान जो सूर्य है वो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। लगभग अगर देखें तो 15 करोड़ 20 किलोमीटर लगभग दूरी पर होता है। सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी है वो अधिकतम दूरी पर चली जाती है। तो ये होती है अपसौर की स्थिति, जो कि 4 जुलाई को बनती है। और इसके साथ में अगर हम देखें 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है। लगभग देखें तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी में लगभग होती है। उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। तो निकटतम दूरी होती है उपसौर, अधिकतम दूरी होती है अपसौर। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल वहाँ पर भी पाए जाते हैं, सही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के माह में चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें क्या कहलाती हैं? तो जो असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख में चलती हैं वो जो विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं वो काल बैशाखी कहलाती हैं। ये असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख महीने में चलती हैं, शाम के समय अधिकतर चलती हैं और ये बहुत ही विनाशकारी होती हैं, भयंकर होती हैं, वर्षा युक्त पवनें होती हैं। स्थानीय भाषा में अगर इसका अर्थ देखें तो वैशाख में आने वाली तबाही इसे कह सकते हैं, काल बैशाखी को। ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये देखिए, चाय के लिए, पटसन के लिए, और किसके लिए? चावल के लिए। इन सब के लिए ये उपयोगी भी है। तो ये भी मतलब ध्यान में रखना है। इन सभी फसलों के लिए ये पवनें बहुत अच्छी होती हैं। असम में इन तूफान को क्या कहते हैं? तो बारदोली छिड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार नेट में भी पूछा गया था। बारदोली छिड़ा इसे कहा जाता है। छिड़ा कहाँ पर कहा जाता है? असम में। किसको? काल बैसाखी को। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो तुंगभद्रा परियोजना का संबंध है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है। तुंगभद्रा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कौन से कर्नाटका के कौन से जिलों को इसमें फ़ायदा होता है? तो पहले तो कर्नाटका में कौन सा बांध? तुगल्या बांध इस पर बनाया गया है। तुगल्या बांध बनाया गया जिसमें कि धारवाड़, बेल्लारी और चित्रदुर्ग, इन सभी जिलों को फ़ायदा होता है कर्नाटका में। इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी और कृषि का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है इस परियोजना के द्वारा। तो और आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो इसको कौन से जिलों को फ़ायदा हुआ है? तो कुर्नूल और अनंतपुर जो जिले हैं उसमें इस परियोजना के द्वारा आंध्र प्रदेश के इन जिलों को फ़ायदा हुआ है। कृषि का उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक विकास के लिए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कृषि और औद्योगिक दोनों के लिए ही इस परियोजना का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों को ही बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अगला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैंडल चोटी है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी का प्रमुख द्वीप है। अंडमान निकोबार आपने मैप में देखा होगा, इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी का सबसे प्रमुख द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अगर पूछे तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दिया कौन सी है, सैंडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ की फसलों को बोया जाता है, कब बोया जाता है खरीफ की फसलों को? तो देखिए खरीफ की फसल है ये जो है वर्षा काल की फसल होती है। खरीफ की फसल कौन सी? वर्षा काल की फसल जो होती है वो होती है खरीफ की फसल। इसको मोस्टली अगर देखें तो कौन से महीनों में बोया जाता है? तो जून जुलाई का जो समय होता है ना, वहाँ उस समय खरीफ की फसल बोई जाती है। और काटी कब जाती है? तो सितंबर अक्टूबर का जो समय होता है, सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है, उस समय इस फसल को काटा जाता है, खरीफ की फसल को। वहीं अगर रबी की फसल देखें तो रबी की फसल को नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ये सभी ध्यान में रखना है। अब जायद की फसल भी देखें तो जायद की फसल एक ग्रीष्मकालीन फसल होती है। ये रबी और खरीफ के जो बीच का समय होता है ना, उस समय इसको बोया जाता है और मार्च में जैसे बोते हैं और जून तक काट लेते हैं। उसके बाद में जून जुलाई में खरीफ की फसल बो दी जाती है, फिर सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। तो खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम होता है ना, वो जायद की फसल होती है, ग्रीष्मकालीन फसल होती है जायद की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोंडवाना यूगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो गोंडवाना यूगीन जो कोयला क्षेत्र का निर्माण है वो कब हुआ था? तो कार्बोनीफेरस युग में इसका निर्माण हुआ था, कार्बोनीफेरस युग में। ज्योग्राफी में आपने सबने पढ़ा होगा, कार्बोनीफेरस युग में जो है गोंडवाना यूगीन जो कोयला क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दामोदर घाटी में जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन से मतलब जिले उसमें देखें तो राज्य में उसमें सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड। झारखंड में कोयला बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है और दामोदर घाटी में भी स्थित है। तो इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र अगर देखें तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि दामोदर नदी घाटी में कोयला जो भंडार हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के साथ में झारखंड बंगाल कोयला पट्टी स्थित है, तो पट्टी अलग है और क्षेत्र अलग है। उसी के साथ में अगर देखें इसमें महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कोयला महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर देखें तो रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, बोकारो और गिरिडीह हो गया, गिरिडीह। उसी के साथ में देखें तो करणपुरा जो कि झारखंड में है। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित युग में है, एक तरफ दिए गई हैं पवनें और एक तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो मिस्र जो पवन है वो राइन घाटी में होती है, बिल्कुल सही है। खमसिन मिस्र की पवन है। फ्रोन जो है आल्पस पर्वत की पवन है और बोरा इक्वेडोर की। तो ये गलत हो जाएगा, बोरा जो है वो मध्य यूरोप की पवन है, ना कि इक्वेडोर की पवन है। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बोरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आप सभी को आता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोलो, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। इससे लगातार लावा और गैस निकलती रहती हैं और ये दूर से देखने पर एक चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूर्वी मैदान जो है इस क्षेत्र में 23% भाग पर विस्तृत है। इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल, इसकी विस्तार जो है अरावली पर्वत माला और हाड़ौती पठार के मध्य में स्थित है। तो बिल्कुल ये सभी पॉइंट में इसके महत्वपूर्ण है। पूर्वी मैदान क्षेत्र में 23% इसमें जनसंख्या निवास करती है, 23% भाग पर इसका विस्तार है। 39% जनसंख्या निवास करती है और इसका विस्तार अगर देखें तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के बीच का जो भाग है वह इसका विस्तार है। तो ये सभी पॉइंट इसके
हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल, बनास, बाणगंगा, बाणगंगा है वो किस में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक गंभीरी, गंभीरी। तो ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में इसमें से कौन सी गिरती है? बाणगंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं घग्गर, कांतली और कांकनी ये कौन सी नदियां हैं? ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसी के साथ में और आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? जैसे कि साबी हुई, रूपनगढ़ हो गई, मेंथा, खारी, रूपारेल, ये सभी नदियां कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो बाणगंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है हमको। तो जयसमंद झील जो है वो सलूम्बर, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर में। भोपाल सागर झील कहाँ? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा। कोलायत बीकानेर की है, कोलायत बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 आ जाएगा। कोलायत बीकानेर। और मोती झील बची है जो कहाँ? भरतपुर की है। तो सही उत्तर हम देखें, एक बार मिलान दोबारा से कर लेते हैं। जयसमंद झील, सलूम्बर, तो 1 में 3 हो जाएगा। भोपाल सागर कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की, तो 2 1 हो जाएगा। उसी के साथ में कोलायत, कोलायत कहाँ की है? कोलायत बीकानेर की है, तो 3 1 और 4। और मोती झील कहाँ? भरतपुर की, तो 2 3 1 4 और 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मरु विकास कार्यक्रम संचालित कब से हुआ था? तो देखिए, मरु विकास कार्यक्रम जो संचालित हुआ था वो 1977-78 में संचालित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केंद्र वो राज्य सरकार के सहयोग से इसका विस्तार हुआ था। अगर देखें केंद्र का प्रतिशत, तो 75 केंद्र का होता है और 25 जो होता है प्रतिशत वो किसका? राज्य सरकार का सहयोग उसमें होता है। इसमें राजस्थान के टोटल कितने? 16 जिले संचालित, 16 जिलों में संचालित हुआ है। 16 जिलों में, राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मरुस्थलीकरण को रोकना और कृषि वानिकी का विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसका? मरु विकास कार्यक्रम का 1977-78 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृग वन दिसंबर 2024 तक कितने मृग वन टोटल हैं? तो राजस्थान में टोटल मृग वन जो दिसंबर 2024 तक 7 मृग वन राजस्थान में हैं। अब कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चित्तौड़गढ़ मृग वन है, चित्तौड़गढ़। पुष्कर है, उसी के साथ में सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ के बाद में अगर देखें तो माचिया सफारी है, अशोक विहार मृगवन है, संजय उद्यान मृगवन है और अमृता देवी मृगवन है। तो ये 7 मृगवन हैं दिसंबर 2024 तक राजस्थान के। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट इकाई एसीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी में कब स्थापित की गई थी? तो एसीसी लिमिटेड जो है वो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट की इकाई थी और ये लागू हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1915 में इसका ये स्थापित हुई थी। कहाँ? लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी है वो सीमेंट उद्योग खनिज पर आधारित एक उद्योग है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन अगर देखें तो कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ जिला जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादक जिला है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या होते हैं? वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। वो कौन से होते हैं? गैर परंपरागत होते हैं। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जिनका उपयोग एक बार हो जाने के बाद में वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। जैसे परंपरागत समाप्त हो गए, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस हो गया, अणुशक्ति हो गई, जल विद्युत हो गई, ये सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहीं गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है ना, उसका प्रयोग एक बार 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 उसका प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा, तो ये सभी कौन से हैं? गैर परंपरागत हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये तो देखिए परंपरागत हो गया, तो गैर परंपरागत कौन सा? बायोमास है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है?
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा? बांसवाड़ा जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात टोटल कितना है? 934 इसमें लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात मतलब टोटल अगर देखिए शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 वर्ष के जितने भी आयु वर्ष के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात होता है। राजस्थान का टोटल शिशु लिंगानुपात देखें तो 888 राजस्थान का टोटल शिशु लिंगानुपात है। सबसे कम अगर देखें तो वो झुंझुनू जिले का, और सबसे ज़्यादा किसका है? बांसवाड़ा का। सबसे कम किसका? झुंझुनू का। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता स्थल से उत्खनन के दौरान 5 आवास स्थल, स्लेटी व लाल रंग के मृद भांड, मानव अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिए कौन सी सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं? तिलवाड़ा जो सभ्यता है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है, मृद भांड, अस्थि भस्म और मृत पशुओं के अवशेष। तो ये कहाँ से? तिलवाड़ा में ऐसे हमें प्राप्त हुए हैं। बालोतरा जिले में लूनी नदी के तट पर ये स्थित है तिलवाड़ा, और इसका उत्खनन अगर देखें तो 1966-67 में इसका उत्खनन किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, असुमेलित युग्म की पहचान हमें करनी है। खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। ये भी ध्यान में रखना है। बाड़ी का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ही हुआ था। ये 1518 में हुआ था। 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का हुआ, फिर उसके बाद में बाड़ी का हुआ 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद गजनवी के महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। कब? 1519 में। तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमदेव व नरपत नाला किसके दरबारी कवि थे? तो सोमदेव और नरपत नाला थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखी थी। ये पॉइंट ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ललित विग्रहराज किसने लिखी थी? सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी ललित विग्रह राज। ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज लिखी गई थी। और नरपत नाला ने कौन सा? बिसलदेव रासो लिखी थी। नरपत नाला ने लिखी थी बिसलदेव रासो, नरपत नाला के द्वारा लिखी गई थी। तो ये पॉइंट आपको इनकी रचनाएं भी ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने 1857 की क्रांति के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था? तो देखिए चलो दिल्ली और मारो फिरंगी के ये नारा दिया था कौन सी छावनी के द्वारा? एरनपुरा छावनी के द्वारा ये नारा दिया गया था। एरनपुरा छावनी जो थी, इनके जो सैनिक थे उनके द्वारा नारा दिया गया था। और ये सैनिक टुकड़ी इसने जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी ने कब? एरनपुरा में जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। टुकड़ी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था और ये नारा इन्होंने दिया था। इन्होंने आलानिया के ठाकुर अजीत सिंह, असोपा के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, और गुलर के ठाकुर थे किशन सिंह ने इन सब ने सैनिकों का साथ दिया था, इस छावनी के जो सैनिक थे, और इन्होंने ये प्रमुख नारा दिया था। तो ये नारा एरनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी द्वारा बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो गोविंदगिरी के द्वारा जो भगत पंथ की स्थापना की गई थी वो 1911 में की गई थी। गोविंद गुरु ने कौन से बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना की थी? इसका उद्देश्य अगर देखें तो भीलों को सामंतों और औपनिवेशिक जो शोषण हो रहा था उसके बंधन से मुक्त कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। गोविंदगिरी थे वो क्या थे? भील बाहुल्य के धोनिया स्थापित की इन्होंने गोविंदगिरी ने, और इसकी सुरक्षा के लिए कोतवाल की इन्होंने नियुक्ति की थी। गोविंदगिरी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र जो वर्ष 1937 में ब्यावर में प्रकाशित हुआ था। तो आंगणिया जो समाचार पत्र है राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र था राजस्थानी भाषा का जो ब्यावर से प्रकाशित हुआ था 1937 में, और ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आगी बाण इस समाचार पत्र के संपादक अगर देखें तो वो थे बालकृष्ण।
बालकृष्ण आगे बाण समाचार पत्र के संस्थापक थे। यही समाचार पत्र के वास्तविक संस्थापक के रूप में बालकृष्ण का नाम प्रकाशित होता था, ना कि, और वास्तविक संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास थे। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, मैंने बोलने में बाय मिस्टेक, कि जो समाचार पत्र था ये आगे बाण, इसके संपादक के रूप में देखे तो वो बालकृष्ण थे, संपादक थे बालकृष्ण। संपादक और वास्तविक संपादक कौन थे? तो प्रकाशित होता था बालकृष्ण के रूप नाम से, लेकिन वास्तविक संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, इसके जयनारायण व्यास इसके वास्तविक संपादक थे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्र शैली में मुसब्बिर खाने के कलाकारों ने भीलियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण किया गया था? तो ये कौन सी जो शैली थी उसमें किया गया था? तो ये कोटा शैली की प्रमुख पहचान थी, जिसमें कि इसमें भीलियों के बड़े बड़े चित्र बनाए गए थे और वसलियों के शिकार का चित्रण इसमें किया गया था। तो इस शैली के प्रमुख चित्रकार अगर देखें कोटा शैली के, तो थे रघुनाथ थे, गोविंद राम थे, लच्छी राम थे, नूर मोहम्मद थे, डालू थे। ये सभी जो चित्रकार थे वो कोटा शैली से जुड़े हुए हैं, और इस शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय अगर जाता है तो वो महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा के महाराव थे राम सिंह, उनको इसका अस्तित्व में मिलाने का श्रेय इनको जाता है, कोटा शैली को। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची दी गई है, 1 को 2 से सुमेलित करना है। संग्रहालय और उनकी स्थिति दी गई है। तो पोथी खाना संग्रहालय की कहाँ पर स्थित है? तो पोथी खाना जयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ है? तो सरस्वती भंडार उदयपुर में है। जैन भंडार कहाँ पर है? जैसलमेर में जैन भंडार। और पुस्तक प्रकाश कहाँ? जोधपुर में। तो देख लीजिएगा, पहले में 4th है, फिर पहले में 3rd है, जयपुर में है पोथी खाना, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। तो 3, 4, 1 और 2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू के उपदेशों का बखान किया था? तो बिल्कुल दूल्हे के वेश में एक ही जो संत थे रज्जब दास जी, ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू के उपदेशों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। प्रमुख ग्रंथ इनका कौन था? तो रज्जब वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ था रजब जी का। और एक और था सर्वंगी, ये भी इन्हीं का ग्रंथ था, सर्वंगी भी रजबदास जी का। रजबदास जी की प्रधान पीठ अगर देखें तो ये सांगानेर में है, प्रधान पीठ रजबदास जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर पर 7-8 मटकी रखकर जमीन पर पड़े रुमाल को उठाना, गिलासों पर नाचता, तलवार तथा कांच पर नृत्य किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? तो भवई नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिस पर 7-8 मटकी रखकर जमीन पर रुमाल रखना, गिलास पर नाचना, तलवार कांच पर नृत्य करना, ये भवई नृत्य का प्रमुख इसकी ये है। भवई नृत्य जो होता है वो इस तरीके से किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है भवई नृत्य? तो उदयपुर का प्रसिद्ध है भवई नृत्य, उदयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पीतल की धातु से बना 3 हाथ लंबा होता है, इसमें रण क्षेत्र में बजाया जाता है? तो ये कौन सा होता है जो रण क्षेत्र में बजाया जाता है? तो ये अलगोजा होता है, मोर भंग होता है, या फिर कौन सा होता है? अलगोजा जो होता है वो रणभूमि में बजाया जाता है, अलगोजा। तो ये रण क्षेत्र में बजाया जाता है कौन सा? ये भुंगल भेरी होता है, भंगल होता है, सॉरी, अलगोजा नहीं होता है, भंगल, या फिर इसे भेरी भी कहा जाता है, भेरी ये होता है, ये रण क्षेत्र में बजाया जाता है, भंगल या भेरी। ये भवई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, पीतल की धातु से बना होता है और 3 हाथ लंबा होता है। और मोर चंग अगर देखें तो मोर की आकृति में लोहे और पीतल का बना होता है, और मध्य से बिल्कुल मजबूत पतला तार इसमें लगा होता है मोर चंग में। अलगोजा एक अलग तरीके का वाद्य यंत्र होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। कुवल्य माला के जो रचनाकार हैं, तो कौन कुवल्य माला के? आचार्य उद्योतन श्री हैं, वो कुवल्य माला के रचनाकार हैं। पाबू प्रकाश के रचनाकार अगर देखें मोड़जी आसिया,
देखिए इसमें ये से उल्टा सीधा हो गया है, तो मोड़जी आसिया इसके रचनाकार हैं। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। मानचरित्र रासों के रचनाकार हैं कवि नरोत्तम मानचरित्र के, और इसमें एक बच गया राव जैतसिरो छंद। तो राव जैतसिरो छंद किसकी है? बिठू सुजा की राव जैतसिरो छंद है। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन के किस विषय के अंतर्गत जलवायु का निर्धारण सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवाओं, समुद्री धाराओं, पर्वतीय नियमों के अध्ययन आदि का अध्ययन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है, किसके माध्यम से? तो ये सभी जो आते हैं वो नागरिक शास्त्र के उदाहरण है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। जलवायु का भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, या सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवाओं, समुद्री धाराओं, पर्वतीय नियमों का अध्ययन। भूगोल का ये प्रमुख विषय होते हैं, जिसमें ये वायुमंडल, हवाएं, समुद्री धाराएं, पर्वतीय पवनें, इन सभी का उदाहरण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल के ये प्रमुख विषय होते हैं। तो अगला प्रश्न है, 7वीं कक्षा की अध्यापिका सुमन शिक्षण कार्य के दौरान प्रेरणा के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कर सकती हैं? तो प्रेरणा के व्यक्ति की क्रियाशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल उसमें अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए, इसको क्रियाशील बनाने के लक्ष्य को स्पष्ट करने चाहिए। पिटाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कमज़ोर आर्थिक स्थिति को सबके सामने बताना चाहिए, बिल्कुल गलत है। छात्रों को पढ़कर नहीं ले जाने पर डांटना चाहिए। तो ये तीनों ही नेगेटिव पॉइंट हो गए। तो इसका राइट आंसर लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आप देखिए, अब इसमें आप अगर आपको आंसर ना भी आ रहा होता तो ये इजी सा है, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट है वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है बच्चे के लिए। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने कौन सा शिक्षण कौशल नहीं माना जाता है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सा शिक्षण कौशल, श्यामपट्ट उपयोग कौशल जो होता है ना, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं माना जाता है। इसे पुनर्बलन कौशल माना जाता है, प्रस्तावनापूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। वहीं अगर हम देखें खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी इसमें शामिल है, लेकिन जो ये है ना, श्यामपट्ट का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से निरीक्षित अध्ययन विधि की द्विकाला योजना का निरीक्षण किसने दिया था? तो जो निरीक्षित अध्ययन कौशल की विधि का द्विकाल योजना के निरीक्षण किया था वो किया गया था प्रोफेसर, ये देखिए कई बार ये देखिए प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, सॉरी टाइपिंग में। तो ये आप सही से इसको मैं बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से अध्ययन विधि की द्विकालिक योजना का निरीक्षित किसने की थी? तो ये की गई थी निरीक्षित अध्ययन विधि का प्रयोग जो किया गया था प्रोफेसर बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। प्रोफेसर बाइनिंग ने इसमें बहुत सी योजनाएं प्रस्तुत की थी, जैसे सम्मेलन योजना, विशिष्ट शिक्षक योजना, काल विभाजन योजना, सामाजिक योजना, ये बहुत सारी योजनाएं दी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से अवलोकन विधि के चरण का सही क्रम है? निरीक्षण करना, सामान्यीकरण करना, विश्लेषण करना। नहीं, जो अवलोकन विधि है उसमें सबसे पहले क्या आता है? उसमें सबसे पहले आता है तैयारी करना। सबसे पहले इसमें तैयारी की जाती है, उसके बाद में निरीक्षण किया जाता है, व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद में विश्लेषण किया जाता है, और लास्ट में सामान्यीकरण होता है। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं, फिर व्यवहार का निरीक्षण होता है, फिर निरीक्षण का जो विश्लेषण उसकी व्याख्या होती है, विश्लेषण होता है, और फिर सामान्यीकरण होता है। तो ये इसका सीक्वेंस है, आपको ध्यान में रखना है अवलोकन विधि का। अवलोकन विधि क्या होती है? ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है अवलोकन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में कौन सी जेंडर संबंधी चुनौतियां हैं? तो हमारे समाज में जातिवाद का बोलबाला रहा है, जो विद्यालयों में भी अपना प्रभाव दिखाता है। राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर सरकार बनाने में हर संभव कोशिश करती है। चुनौतियां हैं तो देखिए ये दोनों तो सही है। भारत में के संविधान में धर्म और स्वतंत्रता है, जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर भी लोग धर्म के नाम पर झगड़ते हैं। समाज में व्याप्त बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा पुरुष प्रधान के कारण बालिका शिक्षा को वर्जित मानते हैं और पढ़ने के लिए नहीं भेजते, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। तो देखिए ये एग्जैक्ट पॉइंट है जो हम कह सकते हैं जेंडर संबंधी चुनौती है, कि जो बाल विवाह है, पर्दा
प्रथा है, यानी हमारा समाज कौन सा है, पुरुष प्रधान समाज है, इसमें बालिका शिक्षा को वर्जित माना जाता, पहले माना जाता था, आजकल इतना नहीं है। पढ़ने के लिए लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता था। तो ये सभी जो हैं ये जेंडर बायस पे हैं, जेंडर संबंधी चुनौतियां इनसे जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यटन एवं भ्रमण को किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत माना जाता है। तो पर्यटन जो है वो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का अगर हम उदाहरण दें तो क्रियात्मक सामग्री है। कौन सा ये पर्यटन और भ्रमण क्रियात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये कौन सा अप्रक्षेपित विधि है, कौन सी क्रियात्मक सामग्री। तो इसमें पर्यटन जो है वो क्रियात्मक सामग्री है। तो पर्यटन को किस में माना जाता है, इसमें क्रियात्मक में पर्यटन माना जाता है। वहीं अक्रियात्मक या फिर हम कहें अप्रक्षेपित विधि है तो उसमें ये नहीं आती हैं। सॉरी, अप्रक्षेपित विधियों में देखिए, विधियाँ एनसीईआरटी के आधार पर मैं आपको बता दूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। एनसीईआरटी के आधार पर दो प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, एक प्रक्षेपित सामग्री होती है, एक अप्रक्षेपित सामग्री होती है। तो प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती हैं ये कौन सी, जैसे पर्यटन, प्रदर्शन, संग्रहालय, ये सभी आते हैं। अप्रक्षेपित में प्रतीकात्मक सामग्री, आयामी सामग्री, ये सभी आती हैं। तो क्रियात्मक सामग्री भ्रमण जो है वो कौन सी सामग्री है, क्रियात्मक सामग्री है। अंतर्गत कौन से साधन आते हैं। तो कठोर शिल्प उपागम जो है वो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर आधारित होता है। इसमें श्रव्य दृश्य साधन आते हैं, दृश्य भी आते हैं, श्रव्य भी आते हैं, यानी सभी श्रव्य दृश्य जो भी साधन हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल्यांकन में संचयी अभिलेख का क्या महत्व है। तो मूल्यांकन का जो संचयी अभिलेख है वो क्या करता है, ये अभिलेख विद्यालय स्थानांतरण में सहायता करता है, ये बालकों की कमजोरियों की पहचान करता है, ये अभिलेख कक्षा उन्नति में सहायक होता है। तो देखिए जो ये है, ये शैक्षिक मासिक परिणाम, अभिरुचि, उपस्थिति, योग्यता, इन सभी का ये करता है। तो संचयी जो अभिलेख है उसमें विद्यार्थी का जो विद्यालय स्थानांतरण है ना, इसमें ये सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सूचनाएं हैं वो इस आलेख के द्वारा प्रचारित होती हैं, अभिभावकों, शिक्षकों का, संस्थाओं का विधान का उपयोग होता है। विद्यालय स्थानांतरण के लिए ये संचयी अभिलेख के साथ में भेजने के लिए विद्यालय के शिक्षकों को छात्र की समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है इसके माध्यम से, संचयी आलेख के माध्यम से। तो विद्यालय स्थानांतरण में ये सहायक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण कौन से, व्यापक भी होना चाहिए, विभेदकारिता भी होना चाहिए और सर्वमान्यता पर आधारित होना चाहिए। तो ये सभी जो हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं। इसमें व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, मानकता, सर्वमान्यता, व्यवहारिकता, ये बहुत सारे गुण हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है वो एकदम मतलब सही होता है। तो ये हमारे आज किसके एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। तो एज इट इज जैसे एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं ये सभी प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आप वीडियो को देखें, पूरा देखें और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।